नमस्कार, उड़ान एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एसआई भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है सीजीपीएससी और एसआई भर्ती संबंधित एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निःशुल्क एक मेगा टेस्ट देने को मिलेगा, जो ऑर्गेनाइज होने वाला है कब 28 जनवरी 2023 को, दिन होगा शनिवार। यहां पर आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे और इस पेपर में आपको अगर शामिल होना है तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने इस पेपर में बहुत ही अच्छा अंक हासिल कर लिया तो निश्चित तौर पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जहां पर आपको क्रैश कोर्स जो मेंस के लिए उड़ान एकेडमी चालू करेगा उसमें आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएसआई की तो इसमें भी प्री से संबंधित जो 29 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप 23 जनवरी को उड़ान एकेडमी द्वारा आयोजित की जाने वाली फ्री टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक, यदि आपने इस पेपर को दिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको किस सेक्शन में ज्यादा फोकस करना है, ठीक। और साथ ही साथ यदि आपका रैंक अच्छा आता है तो निश्चित तौर पर जो एसआई भर्ती से संबंधित मेंस का कोर्स जो प्रारंभ होगा उस कोर्स में आपको निश्चित तौर पर कुछ छूट प्रदान होगी। इस टेस्ट में यदि आपको शामिल होना है तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही याद रखेगा, ये दोनों जो टेस्ट हैं उड़ान एकेडमी की रायपुर की दूसरी शाखा, ठीक है, दूसरी जो ब्रांच है, नई ब्रांच वहां होने वाली, और ये ब्रांच है ग्राउंड फ्लोर कहां, तो सिटी प्लाजा में, और ये सिटी प्लाजा है नियर अनुपम गार्डन। तो यहां पर आप जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये पूर्णतः ऑफलाइन होगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और नई खबर है, उड़ान एकेडमी की समसामयिकी वार्षिक 2023 मार्केट में आ चुकी है। इसमें नवीनतम आंकड़े शामिल किए गए हैं और इसमें जो है 15 जनवरी तक का डेटा आपको मिल जाएगा। तो नवीनतम जानकारियों के साथ ये कम से कम शुल्क में आपके लिए उपलब्ध है मार्केट में, जल्दी इसे परचेस कर सकते हैं आप। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर। हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, कृषि का प्रारंभ हुआ, तो यहां पर पूछ रहा है कृषि जो है किस युग में प्रारंभ हुआ, प्राचीन पाषाण काल या युग में, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल में। तो आपका जो उत्तर है, कृषि जो है प्रारंभ होती है नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे। देखिए, लोहा तो उन्हें ज्ञान नहीं था, लोहे के कोई भी प्रमाण हमको मिले नहीं है। और बात करें अगर किन किन धातु से परिचित थे, चांदी, सोना और तांबा, ये तीनों से परिचित थे। लेकिन यहां पर पूछा गया है किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे, तो ये सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे, तांबे का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, इंडिका। इंडिका की रचना किसने की है। इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने की है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आपको कहां से मिलेगी, इंडिका और अर्थशास्त्र से मिलेगी। तो इंडिका को लिखा मेगास्थनीज ने और अर्थशास्त्र को लिखा चाणक्य ने। अब देखिए यहां पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो ध्यान रखिएगा एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लिए हुए हैं, ठीक है, जहां पर ज्यादातर चांसेस है कि वन लाइनर फैक्ट मिले। साथ ही साथ मैंने एक दो प्रश्न भी ऐसे रखे हुए हैं जो हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। अगला लिखा हुआ है, संगम साहित्य की रचना की गई। तो संगम साहित्य की रचना जो है किस भाषा में की गई, यहां पर पूछा गया है। तो क्या वहां संस्कृत था, नहीं। क्या वहां पाली था, नहीं। क्या वहां प्राकृत था, नहीं। वहां था कौन सा, तमिल भाषा। तो संगम भी इसीलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर तमिल साहित्यकारों का क्या होता था, समूह होता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आश्रम कितने हैं। तो जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल, तो वैदिक काल के दौरान आप जब उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक उपनिषद आएगा जिसका नाम है जाबलोपनिषद। कौन सा उपनिषद, जाबलोपनिषद। तो जो जाबलोपनिषद है इसमें ना मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांटा गया है और इसे ही क्या बोला गया है, 4 आश्रम व्यवस्था। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर है संन्यास। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 4। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। आर्यों ने जब वर्ण व्यवस्था प्रारंभ किया था तो उसका मुख्य आधार क्या था। क्या वहां कार्य का विभाजन था, जातिगत विभाजन था या सामाजिक विभाजन था। तो आप याद रखेगा केवल और केवल क्या था, कार्य का विभाजन था, ये नहीं था। तो आप देखिएगा ऑप्शन में केवल और केवल एक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, केवल एक। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सभा और समिति संस्थाएं थी। ये भी वैदिक कालीन संस्थाएं हैं जो मुख्यतः किससे संबंधित है, राजनीति से, ठीक। इसी में लोग जो होते थे वो राजा को सलाह और राजा का चुनाव करते थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे लिखा हुआ है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? यदि आपने मौर्य काल पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अगर भाषा की अगर बात करें तो प्राकृत भाषा का यहां पर क्या होता था, प्रयोग होता था। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ है? यदि बात करें बौद्ध संगीतियों की तो 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। एक हुआ 443 ईसा पूर्व में, 343 ईसा पूर्व में, 251 या 50 ईसा पूर्व में, और एक हुआ प्रथम शताब्दी को। एक हुआ कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी को। ठीक, तो ये जो पहला होता है ये होगा कहां आपका? राजगृह में। फिर होता है कहां? वैशाली में। फिर अगला कहां होगा? पाटलिपुत्र में। फिर अगला जो अधिवेशन होता है वो कहां होता है? सम्मेलन पाटलिपुत्र में। फिर अगला जो होगा कश्मीर, कुंडलवन। ठीक, तो आपको पूछा गया है तीसरा कहां पर होता है, तो तीसरा कहां होगा? पाटलिपुत्र में, जैसे कि हमने देख लिया यहां पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने कराया है? देखिएगा, सुदर्शन झील की जो जानकारी है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, और जूनागढ़ अभिलेख के जो निर्माता हैं जिन्होंने बनाया इसे वो है रुद्रदामन। शक शासक जो होते हैं कौन? रुद्रदामन। इन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण कराया। अशोक ने यहां पर क्या कराया? नहर का निर्माण कराया इससे रिलेटेड। और फिर रुद्रदामन ने क्या किया है? इसका जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन ने इसका क्या किया? जीर्णोद्धार कराया है। ठीक, इसके अतिरिक्त इस झील का जीर्णोद्धार जो है गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के द्वारा भी कराया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर हमको क्या पूछा गया है कि किसने कराया है, तो हमको पता है किसने कराया? रुद्रदामन ने कराया है। तो इसका आंसर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो रुद्रदामन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन या निम्न में से कौन सा शासक 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला माना जाता है? तो आपके ऑप्शन में क्या लिखा है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अश्वमेध कराया है। फिर हर्षवर्धन, इसके बारे में ऐसी जानकारी नहीं है। स्कंदगुप्त, ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, पुष्यमित्र सुंग, इन्होंने 2 बार क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और अश्वमेध कराने वाले इस समय इनके जो पुरोहित थे वो थे महर्षि पतंजलि। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, चोल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित था? हाल फिलहाल में ये न्यूज में भी था, एक मूवी आई थी चोल साम्राज्य से संबंधित, उसमें भी इस पर विवाद हुआ था। तो अभी तो फिलहाल याद रखिएगा, इस समय जो धर्म प्रचलित था वो कौन सा था? शैव धर्म। बात करें अगर यहाँ पर राज प्रथम की, तो उन्होंने स्वयं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा, और यह मूलतः क्या है? शैव मंदिर है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखें, ए है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्या उत्तरमाशा या अंतरिम द्वीप की खोज किसने की है? तो यहां पर ऑप्शन लिखा है बार्थोलोम्यू डियास, पिजारो, कोलंबस, लिविंगस्टन। तो इसकी जो खोज है बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा की गई है। फिर इसी स्थान से चलते हुए वास्को डी गामा कहां पहुंचते हैं? भारत तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्या एक तरफ नवरत्न लिखे हुए हैं उनके, और दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है? कार्यक्षेत्र लिखा हुआ है। अब कालिदास जी को हम जानते हैं कि कालिदास जो है क्या है? एक साहित्यकार है, और शपनक जो है ये फलित ज्योतिषी है। अब याद रखिएगा, ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, ठीक है, कि शपनक जो है वो क्या है? फलित ज्योतिषी है। अब यहां पर देखिएगा, मुझे ए का 2 चाहिए, तो ए में 2 यहां तो नहीं मिल रहा, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकता। तो ये अब देखो, ए में 2 यहीं पर मिल रहा है, बस और कहीं नहीं है, तो यही हो जाएगा। शंकु जो थे स्थापत्य कला में विशेषज्ञ थे, और वही अगर बात करें वररुचि जो थे वो क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको इजिली दिख गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन, अब इनका पूरा नाम भी बता देता हूं, जलालुद्दीन मांगबरनी, ये कहां के शासक थे? ख्वारिज्म, मतलब तुर्क के शासक थे, का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो क्या वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, बलबन थे, या नासिरुद्दीन खुसरो थे? तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन काल में
जो चंगेज खां थे, प्रसिद्ध मंगोल शासक, उन्होंने सिंध पर क्या किया था, आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है सन 1329 और 30 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा अर्थात सांकेतिक मुद्रा का चलन करवाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये कारनामा करने वाले व्यक्ति थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है क्या? कुतुब मीनार का सबसे अंत पुनर्निर्माण, या अंत में याद रखना ना, पुनर्निर्माण किनके द्वारा कराया गया है? तो पुनर्निर्माण जो है किनके द्वारा कराया गया है, ये देखिएगा, बलबन के द्वारा कराया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है, कि सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो हमको पता रखना है क्या, जो कुतुब मीनार है सबसे पहले जो इसका निर्माण प्रारंभ कराते हैं वो कौन कराते हैं? ऐबक कराते हैं। ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसका कार्य क्या कराया? पूर्ण कराया। इसका कार्य क्या कराया? पूर्ण कराया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय क्या होता है, दिल्ली में आता है क्या? भूकंप। फिरोज शाह तुगलक, तो ये पूरा जर्जर हो जाता है। अब जब जर्जर हो गया है तो ये इसकी मरम्मत कराएंगे। मरम्मत कराने के साथ साथ ये 5वीं मंजिल का भी निर्माण कराते हैं, ठीक। और साथ में आपको याद रखना है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय क्या होता है, दिल्ली में आता है क्या, मतलब इसके ऊपर गिर जाएगी क्या? बिजली। और जब बिजली गिरेगी तो लास्ट में इसका जो अंत में सबसे अंत में कुतुब मीनार का जो मरम्मत कराते हैं वो कौन होते हैं? फिर सिकंदर लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिकंदर लोदी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दार्शनिक समूह में से गलत जोड़ा कौन सा है? यदि आपको थोड़ा ध्यान हो तो शंकराचार्य जी का क्या है? अद्वैतवाद। देखिए ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपको भी डायरेक्ट ये प्रश्न मिल जाए। वही वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक मत था वो क्या था? शुद्ध द्वैतावाद। वही चारवाक जी का लोकायत था। लेकिन विशिष्ट द्वैतावाद जो है वो रामानुज से संबंधित है। तो यहां पर ये वाला जो है ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत लिखा हुआ है? ऑप्शन है जचनामा, फुतुल उस सलातीन, तारीख ए यामनी या किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, तारीख हिंद, तहकीक हिंद आदि नामों से इस बुक को जाना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा डी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस महान या किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो 2-3 चीजें आप अच्छे से याद रखेगा कि देवराय प्रथम, विजयनगर से ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। देवराय प्रथम के सामने समय आते हैं कौन? निकोलो कॉन्टी। कौन आते हैं? निकोलो कॉन्टी। वही बात करेंगे देवराय द्वितीय के समय, तो देवराय द्वितीय के समय ही कौन आते हैं? अब्दुल रज्जाक आते हैं। अब्दुल रज्जाक आएंगे, ठीक। वही फिर याद रखना है कृष्णदेवराय के समय कौन कौन आएंगे? डोमिंगो पायस, डुअर्ट बारबोसा। तो यहां से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो गवर्नर भी बोल सकता है। तो किस गवर्नर ने चालू किया था? क्या वो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा था, अल्फांसो डी अल्बुकर, फ्रांसिस कैरन या फ्रांसिस मार्टिन? तो याद रखिएगा इस व्यवस्था को जो प्रारंभ करते हुए हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। इसके माध्यम से इन्होंने व्यापारिक अधिकार हासिल कर लिया। कहां? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या? निम्नलिखित संधियों का कालक्रम अनुसार रखिए। और देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन ठीक है सॉल्व करते हैं। देखते हैं कब कब कौन कौन सी संधि हुई। तो ये हुआ है 1809 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1892 में। सालबाई की संधि होगी 1882 में। और बसीन की संधि होगी 1802 में। तो ये होता है 1782, 1802, 1809 और 1892। तो सबसे पहला होने वाला कौन सा है? 4। फिर होने वाला है कौन सा? 3। फिर होने वाला है कौन सा? आपका 2। और फिर होने वाला है कौन सा? 1। तो 4, 3, 2, 1 कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? पलासी की जो लड़ाई है वो पलासी की जो लड़ाई है वो बंगाल में होती है। अब बंगाल में ये कब लड़ी जाती है? तो 1757 में।
जून 1757 में, जहां एक तरफ ब्रिटिश कंपनी होगी या अंग्रेज बोल सकते हैं, ठीक है, और एक तरफ कौन होंगे, सिराजुद्दौला, जहां सिराजुद्दौला क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक, और जीत जाएंगे कौन, अंग्रेज या कंपनी। तो यहां पर देखिएगा कहीं ऑप्शन में लिखा है क्या, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है क्या, निम्न में से या निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं या सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्ट कौन सा एक्ट में, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1909 में होगा। इसको शॉर्ट रूप में ऐसे भी पूछ सकता है, एक्ट ऑफ 1909, ये भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा क्या किया गया है, इस संस्था को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, कुछ सामाजिक व्यक्ति लिखे हुए हैं और उनके द्वारा स्थापित संगठन लिखे हुए हैं। तो दयानंद सरस्वती, इनको हम जानते हैं, ये आर्य समाज से संबंधित है। आत्मारंग पांडुरंग किससे संबंधित है, प्रार्थना समाज से। केशव चंद्र सेन, ये जुड़े हुए थे किससे, ब्रह्म समाज से। और सर सैयद अहमद खां, ये जुड़े हुए हैं किससे, अलीगढ़ से। तो ए में हमको 2 चाहिए, तो देखो यहाँ पर ए में 2 यहीं पर मिल रहा है, फिर उसके बाद तो कहीं नहीं मिल रहा है। एक भी अगर पता है तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। तो किसके द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था, क्या वो बगान कारीगर थे, क्या वो किसान थे, क्या जमींदार थे, क्या वो सिपाही थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सिपाही। सिपाहियों के द्वारा ही यह विद्रोह क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगर बात किया जाए कहां से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। और मंगल पांडे वाली घटना कहां हुई है, तो बैरकपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन या बंग भंग कब रद्द किया गया। तो आप याद रखिएगा, दिसंबर 1911 में, जब थर्ड दिल्ली दरबार का क्या होगा, आयोजन होगा, ठीक है, थर्ड दिल्ली दरबार का। इसी दौरान जो है जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आएंगे और इसी दौरान जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और साथ ही साथ बोला जाएगा कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता के स्थान पर क्या मानी जाएगी, दिल्ली, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। तो किंग्सफोर्ड जो थे मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश, ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, क्रूर थे, निर्दय थे। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं दी थी। तो इनको मारने की साजिश की जाती है अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा। तो इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें शामिल थे कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। जहां प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और वही खुदीराम बोस सबसे युवा क्रांतिकारी बनते हैं जिनको सबसे कम उम्र में फांसी हुई है। अगला जो प्रश्न लिखा हुआ है वो है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे, सरदार पटेल थे। सरदार पटेल तो चुने गए थे लेकिन पहले नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, और या दूसरे ऑप्शन कौन सा है लास्ट में, आचार्य विनोबा भावे। जी हाँ, आचार्य विनोबा भावे ही थे जिनको पहला सत्याग्रही के रूप में क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा चुना गया था। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जितने मुझे लगे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। अब देखिएगा आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं और इन टॉपिक्स में आपको कहाँ फोकस करना है वो उस पर विचार करिएगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो और उसमें प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।